हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाकी के सब लोग तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस से बाहर निकल गए थे। सिर्फ पीछे की तरफ ज़ामियन और मिस जुनीर ही बची थी, जबकि हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ ज़ामियन की बॉडी में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने खड़ा था, जहाँ वो काफी जरा इमोशनल थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को खत्म करे, लेकिन अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। वो जानते थे कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का गुस्सा कभी भी शांत नहीं होने वाला, इसलिए वो उसकी इंटेलिजेंस और मेमोरी को अपने साथ साथ मिटा देते हैं, जो सब ज़ामियन और मिस जुनीर भी देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से एक प्योर न्यू बॉर्न जैसा हो जाता है, मानो जैसे ये हेवनली फ्लेम अभी अभी पैदा हुई हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियन उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, लेकिन अकेले ये काम करना ज़ामियन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि जुनीर भी ज़ामियन का साथ देते हुए उसके पास आकर बैठ गई और ये दोनों मिलकर एक साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ एंशिएंट शी क्लैन की लोकेशन से शुरू होती है, जहाँ पर मास्टर याओ वानगुआई आते ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उनके साथ यहाँ यान क्लैन के एल्डर हुआ याओ भी थे और साथ ही साथ ली क्लैन के एल्डर भी थे, जो तीनों ही अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरीके से शौक रह गए थे। मास्टर यान वानगुआई कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो शी क्लैन था ना। शी क्लैन अपनी लोकेशन से पूरी तरीके से गायब हो चुका है, इवन की उनके क्लैन का एक मेंबर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। ये तो बिल्कुल पिछली बार की तरह है जैसे कि लिंग क्लैन गायब हुआ था। आखिर ये सब चल क्या रहा है? 10 साल के अंदर दो एंशिएंट क्लैन पूरी तरीके से दुनिया से गायब हो गए और उनका कोई भी नामो निशान नहीं। पहली बार ये कोई इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन अब ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोई जानबूझकर एंशिएंट क्लैंस को टारगेट कर रहा है। इसी बात को लेकर मास्टर हुआ याओ और ली क्लैन का एल्डर भी परेशान हो रहा था, जहाँ पर ली क्लैन का एल्डर कहता है कि मुझे अभी वापस अपने क्लैन लीडर के पास जाना होगा ताकि मैं उन्हें इस बारे में रिपोर्ट कर सकूं। जिस पर याओ वानगुआई जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हम लोगों को यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और जैसे सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में एक एंशिएंट क्लैन इस मुश्किल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम तीनों को अलायंस बनानी होगी, सिर्फ हम तीनों ही एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। ये बोलती याओ वानगुआई अपने पास से 3 स्क्रॉल निकाल लेता है, जिनमें से एक तो यान क्लैन के लीडर के पास जाएगा, दूसरा ली क्लैन के लीडर के पास और तीसरा याओ क्लैन के लीडर के पास, जिसमें अलायंस की इन्विटेशन थी। बाकी के 2 एल्डर्स भी इसके लिए मान गए और हम देखते हैं कि ये तीनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गू क्लैन पर आ जाता है, जो कि इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर शी क्लैन के साथ हुआ क्या होगा, वो अचानक से गायब कैसे हो गए। इन्हें बस सिर्फ इतना ही जानने को मिलता है कि शी क्लैन के गायब होने से पहले वहां के स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था ताकि कोई भी अंदर या फिर बाहर ना जा सके, और वो बिना किसी सुराख के पूरी तरीके से हवा में ही गायब हो गए। लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले लिंग क्लैन था और अब शी क्लैन। एल्डर्स की ये बातें सुनकर गू क्लैन का लीडर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मुजरिम ने कोई भी सुराख पीछे नहीं छोड़ा? वो भी यहाँ पर ये सवाल कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर किंग यांग भागते भागते आ जाता है, जो कि क्लैन लीडर को रिपोर्ट करते हुए बता रहा था कि याओ क्लैन, यान क्लैन और ली क्लैन तीनों ने मिलकर एक अलायंस क्रिएट कर ली है, ली क्लैन अलायंस, जिसमें हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये सुनकर बाकी के एल्डर्स तो आपस में बातें करने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ोंगज़ाओ की हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन कि वो लोग यहाँ किंग यांग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या उन्होंने हमारे गू क्लैन के लिए इन्विटेशन लेटर नहीं भिजवाया, जिस पर किंग यांग ना में जवाब देता है। ये सब सुनने के बाद क्लैन लीडर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि बाकी के 3 क्लैन वाले अब हमारे गू क्लैन पर भी भरोसा नहीं करते। उन्होंने इस अलायंस के लिए हुन क्लैन और हमारे गू क्लैन दोनों को इनविटेशन नहीं भिजवाया, यानी कि उन्हें लगता है कि हुन क्लैन या फिर गू क्लैन दोनों में से एक ही कल्प्रेट होगा जिसने ये सारा काम किया है। जो सब सुनकर एक एल्डर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया, आखिर वो लोग हमें हुन क्लैन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा एल्डर भी इसी तरह की बात करते हुए कहता है कि हम लोगों की शी क्लैन या फिर लिंग क्लैन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, तो आखिर वो लोग हम पर शक कैसे कर रहे हैं। मास्टर टेंगसुआन ये सारी बातें सुनते हुए किंग यांग से सवाल करके पूछता है कि क्लैन से बाहर जाने के बाद क्या तुम्हें हुन क्लैन की कोई भी मूवमेंट के बारे में खबर मिली? जिस पर किंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि गू क्लैन से बाहर जाती मैंने अपने सारे के सारे एक्सपर्ट्स को पहले से ही हुन क्लैन पर नजर रखने को बोल दिया था, अगर वो लोग छोटी सी भी मूवमेंट करते हैं तो मुझे वो इस बारे में खबर करे। लेकिन सारे जासूसों के मुताबिक हुन क्लैन ने कोई भी मूवमेंट नहीं की। ये सारी बातें सुनते हुए गू क्लैन का लीडर खड़े होते हुए कहता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, अगर बिना किसी सबूत के हम लोग एक दूसरे पर शक करते रहे तो इससे सिर्फ तबाही ही होगी और बिला वजह का नुकसान होगा। फिलहाल गू क्लैन सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि वो खुद के डिफेंस को और ज्यादा ताकतवर करे। हम लोगों को खुद की हिफाजत करने के लिए ये करना होगा और यही मेरा ऑर्डर है। जो सुनकर सारे के सारे एल्डर्स हमें जवाब देते हैं, जिसके साथ गू क्लैन की ये मीटिंग खत्म हो गई। पीछे की तरफ मास्टर गू युआन को अपने मन ही मन में काफी गुस्सा रहा था और वो हुन क्लैन का नाम लेता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनमिशिंग अपने कुछ साथियों को डांटते हुए गुस्से के साथ कह रहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बेवकूफो, इस तरह की इम्प्योर सोल्स को इकट्ठा करने की, क्या तुम लोग सिर्फ नंबर्स पूरे कर रहे हो। जो बोलते हुए हुनमिशिंग गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलिश करता है। उसके साथी तो काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। हुनमिशिंग गुस्से के साथ यहाँ हवा में एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। जो सुनते हैं उसके साथी जवाब देते हुए कहते हैं कि यस मास्टर, और ये कहते हैं वो फौरन से डर के मारे वहां से भागकर चले गए। असल में हुनमिशिंग को अपनी हार का गुस्सा था और वो अपना गुस्सा इन लोगों पर निकाल रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि हुनमिशिंग से मिलने के लिए हुन क्लैन का एक एल्डर भी वहां पर आ चुका था, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है और उसका नाम है हुन कियानमो। इससे देखते ही हुनमिशिंग सवाल करते हुए पूछता है कि हुन कियानमो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हुनमिशिंग का ऐसा सवाल सुनकर मास्टर कियानमो जवाब देते हुए कहता है कि लगता है कि पैलेस चीफ को काफी जरा गुस्सा आया हुआ है, कहीं ये गुस्सा इसी वजह से तो नहीं कि आपको एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। हुनमिशिंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप जैसे बड़े एल्डर खुद यहाँ पर चलकर आए, आपने मुझे बता दिया होता तो मैं खुद पर्सनली आपको आकर वेलकम करता। मैं आपको वेलकम करने की सही से तैयारियां नहीं कर पाया। हुन कियानमो तो जानते रहे कि हुनमिशिंग बात को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में फेल हो गए। एक के बाद एक हार का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है। तुम्हारे सामने देखते ही देखते स्काई मैंशन अलायंस ताकतवर हो रहा है। तुम्हारी वजह से हमारी हुन क्लैन का जो एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान है वो डिले हो रहा है। हॉल ऑफ सोल की आजकल की परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगता है कि हॉल ऑफ सोल को जंग लग चुका है। हुनमिशिंग उनकी ये बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मैंने अपने क्लैन की एक्सपेक्टेशन को फेल कर दिया है, क्योंकि तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से कंप्लेन पर कंप्लेन ही करते जा रहे हो। हाँ, ये बस सच है कि मैं कुछ अरसे से सेकुलेशन में कल्टिवेशन कर रहा था और हम लोगों को थोड़ी बहुत नाकामियां भी हुई, लेकिन तुम हर एक नाकामी, हर एक चीज की गलती मुझ पर तो नहीं थोप सकते ना। जिस पर हुन कियानमो जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई इल्जाम देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बताने के लिए जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का सील्ड स्पेस था, वो जिस रेगिस्तान में मौजूद है वहाँ पर हमें कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई। ये सुनकर हुनमिशिंग जवाब देते हुए कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस के अंदर से तुम्हें एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई, क्या ज़ावियान वो अभी भी जिंदा है। जिस पर हुनमिशिंग को तो गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हुन कियानमो जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये बात सच है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस के अंदर कोई सर्वाइव करके अभी भी जिंदा है और वो सही सलामत वहां से बाहर आ जाए, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब बन सकता है। जिस बात को हुनमिशिंग पूरा करते हुए कहता है कि इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि उस आदमी ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल कर लिया। जिस पर हुन कियानमो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इतने पावरफुल एक्सपर्ट जिसके पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी आ जाए और वो हमें अपोज करे, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसलिए मैं क्लैन की तरफ से तुम्हारे पास कुछ लेकर आया हूँ। और ये कहती वो अपने माथे के अंदर से एक ईवल फ्लेम जैसी एनर्जी को निकाल लेता है, जिससे देखते ही हुनमिशिंग भी सरप्राइज होकर कहता है कि ये तो वो इस एनर्जी फ्लेम के बारे में अपनी बात को पूरा नहीं करता। दूसरी तरफ हुन कियानमो कहता है कि इससे पहले कि ज़ावियान वापस आ जाए, जाओ और स्काई मैंशन अलायंस को पूरी तरीके से मिटा दो। ये कहती है वो इस ईवल फ्लेम को हुनमिशिंग की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से हुनमिशिंग की बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। और वो यहाँ पर कहता है कि फिक्र मत करो, स्काई मैंशन अलायंस अब नहीं बचेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पैविलियन पर आ जाता है, जहाँ पर हम मास्टर डियालो और मास्टर फेंगसुआन को देखते हैं। जहाँ मास्टर फेंगसुआन मास्टर डियालो को बता रहा था कि पिछले 1 साल से हमारे स्काई मैंशन अलायंस की हॉल ऑफ सोल के साथ जंग चलती आ रही है, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स की कॉम्बैट पावर भी पिछले 1 साल में काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो गई। मास्टर डियालो उसकी बातें सुन रहे थे, तभी अचानक वो पीछे की तरफ देखते हैं कि खतरनाक एनर्जी एक केव के अंदर से निकलते इसी ने जाकर आसमान से टकराने लगी। ये पावरफुल एनर्जी असल में किसी और की बॉडी से नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से अनलीश हो रही है, जिसका मतलब है कि पॉइजन गर्ल का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो भी यहाँ पर डोशिंग लेवल में इंटर कर चुकी है, जिसकी वजह से पॉइजन गर्ल के बैक पर भी डोशिंग रिंग आ चुकी थी और वो दिखने में काफी जरा कूल लग रही है। मास्टर फेंगसुआन ये देखते हुए मास्टर डियालो से कहता है कि अब तो हमारे अलायंस के पास एक और डोशिंग लेवल का एक्सपर्ट आ गया। जिस पर मास्टर डियालो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस करके मैं समझ सकता हूँ कि डीमन सेंट के ब्लड एसेंस की मदद से पॉइजन गर्ल अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई। ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे। इसके बाद अंदर की तरफ जाते हुए अचानक मास्टर डियालो मास्टर फेंगसुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस में कोई हलचल महसूस हुई है, जिस पर मास्टर फेंगसुआन ना में जवाब देता है, लेकिन वो यहाँ साथ ही साथ मास्टर डियालो से कहता है कि आप फिक्रमंद ना हो। कुछ दिनों पहले ही जिया के मैसेंजर से मेरी बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि उसका ड्रैगन सील अभी भी गुड कंडीशन में है। जिया का कहना था कि हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिस पर मास्टर डियालो बेशक उदास थे, लेकिन वो जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर ड्रैगन सील अभी तक टूटा नहीं तो इसका मतलब ज़ावियान को भी कुछ नहीं हुआ होगा, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ मास्टर डियालो अभी ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक उन्होंने हवा में कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की। वो देखते हैं पीछे की तरफ कि अचानक से मौसम बदलने
जाने लगा। आसमान को इवल सोल एनर्जी कवर कर रही थी, जिसकी वजह से फॉलिंग स्टार पैविलियन के आसपास अंधेरा छा जाता है। ये देखकर फॉलिंग स्टार पैविलियन के सारे एल्डर्स भी फौरन से बाहर की तरफ आ गए थे और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये तो हॉल ऑफ सोल का काम लग रहा है। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो भी स्काई मैंशन अलायंस के मास्टर्स के साथ फौरन से बाहर की तरफ आ जाता है। जहां मास्टर डियाब्लो ऊपर की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक वहां आसमान में कुछ लिखा हुआ आ जाता है, जो कि हॉल ऑफ सोल से स्काई मैंशन अलायंस के साथ जंग का ऐलान था। और ये जंग 3 दिन बाद होगी, जिसमें लिखा हुआ था कि हॉल ऑफ सोल की स्काई मैंशन अलायंस के साथ 3 दिन बाद फॉलन माउंटेन पीक पर एक आखिरी जंग होगी, जो कि किसी एक के मौत के साथ ही खत्म हो सकती है, यानी कि ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल होगी। मास्टर फेंग शुआन तो ये पढ़कर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अचानक से हॉल ऑफ सोल ने इतनी जल्दी जंग को क्यों शुरू कर दिया, जिस पर मास्टर डियाब्लो जवाब देते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव था, लेकिन वाकई में इस जंग का ऐलान करने में उन्होंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है। जिस पर एल्डर लिन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉल ऑफ सोल को हुन क्लैन का सपोर्ट हासिल हो गया है। ये सुनकर वहीं पर मौजूद मास्टर हुआयुन, जो कि 2 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुका था, वो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये वाकई में काफी अजीब है, क्योंकि अभी तो जंग का कोई भी टर्निंग पॉइंट भी दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं जानता कि इस जंग को कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी ये लोग हमसे जंग करना चाहते हैं और जंग को लेकर ये इतने सारे शोर और जल्दी में है। जिस पर मिस फेरी किंग जवाब देते हुए कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि वो लोग हमें जानबूझकर चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। जब हम अपने फोर्सेस लेकर वहां फॉलन पीक पर जाए, तो पीछे से ये लोग हमारे स्काई मैंशन अलायंस के हेडक्वार्टर पर हमला कर दे। मास्टर डियाब्लो सब लोगों की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो, लेकिन इस जंग को टाला नहीं जा सकता। इसलिए वो मास्टर फेंग शुआन से कहता है कि अगले 2 दिन में हमारे सारे के सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करो, जासूसों से खबर का पता लगवाओ कि आखिर क्या चल रहा है, और साथ ही साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस डेजर्ट पर भी नजर रखना। जब तक ज़ावियन वापस नहीं आ जाता, तब तक हमारे स्काई मैंशन अलायंस को टिक कर रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डिमोनिक फ्लेम के स्पेस पर आ जाता है, जहां पर हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देखते हैं, और उसके अंदर एक एनर्जी का ककून बना हुआ था, जिसके अंदर जामियन और जुनीर है। इन दोनों के बीच तो वहां पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स स्टूडियो हमें वो सब नहीं दिखाएगी, क्योंकि चाइना में इन सीन्स पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। और वैसे ही मैंने स्टूडियो से यही एक्सपेक्ट किया था। अगर आप लोगों को वो सीन्स देखने हो तो आप लोग मानहुआ देख सकते हो, जिसमें जामियन और जुनीर के लव सीन दिखाए गए थे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो ककून धीरे धीरे करके क्रैक होने लगा था, और उसके अंदर से खतरनाक एनर्जी निकलते हुए सीधे जाकर आसमान से टकराने लगी। देखते देखते प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को वो प्लेटफॉर्म गायब होने लगा। जुनीर और जामियन उसके अंदर से बाहर की तरफ निकल आते हैं, जहां दोनों ही परफेक्टली फाइन थे, बल्कि साथ ही साथ इनके लेवल्स भी ब्रेक थ्रू हो गए थे। जुनीर तो 4 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जामियन 5 स्टार डोशिंग लेवल में इंटर कर चुका है, क्योंकि जामियन ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया था। जामियन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो जुनीर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलैश की वजह से ही मारा जाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे रिफाइन कर पाया। इस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पर सिर्फ इसलिए रुकी थी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और वैसे भी इससे मेरी भी कल्टिवेशन को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। ये सब कहते हुए जुनीर मुस्कुरा रही थी। जामियन को भी ये सब सुनकर अच्छा लगा कि जुनीर किसी भी बात से गुस्सा नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्वीन मेडुसा तो जामियन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। खैर उस बार का तो जबरदस्ती था, लेकिन इस बार का तो जुनीर का खुद अपनी मर्जी से हुआ। अब जामियन यहाँ पर कहता है चूंकि मैंने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है, तो मैं उसे अपने बाकी के हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर देता हूँ, जिससे ओवरऑल मेरी हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। मगर जब जामियन यहाँ पर ये करने की कोशिश करने लगा, वो कुछ हैंड साइंस बनाते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बाहर की तरफ समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो उसकी बॉडी में नहीं है। जुनीर जामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। इस पर जामियन हैरानगी के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, सारे के सारे हेवनली फ्लेम अचानक मेरी बॉडी से गायब हो गए, मैं उनमें से किसी को भी सेंस नहीं कर पा रहा। ये कहते हुए जामियन एक बार फिर से कुछ हैंड साइंस बनाते हुए यहाँ 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन जामियन की बॉडी से जरा सी भी फ्लेम बाहर नहीं आ रही थी। इवन कि जब जामियन ने एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट करने की कोशिश की, तो जामियन की फ्लेम बाहर नहीं आ रही थी। ये सब देखकर जामियन पूरी तरीके से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। जामियन तो थोड़ा सा परेशान हो गया था। अचानक से हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक्टिवेट हो गई, जो कि जामियन की बॉडी को कवर करने लगी है। बॉडी जलने की वजह से जामियन को काफी ज्यादा तकलीफ
तकलीफ हो रही थी। सुनीर तो जामियन के पास आने लगी थी, लेकिन जामियन उसे इशारा करते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे जरा दूर हो जाओ, क्योंकि जामियन सुनीर को खतरे में नहीं डालना चाहता था। और इसी तकलीफ के साथ अचानक हम देखते हैं कि जामियन के चिल्लाने के साथ ही सारे के सारे हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए। ये देखते ही सुनीर जामियन को फिर से संभाल लेती है। यहाँ पर जामियन की बॉडी से टोटल 6 हेवनली फ्लेम बाहर निकले थे, जिनमें से एक तो ब्लू लोटस फ्लेम था, दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम, तीसरा 3000 बर्निंग फ्लेम, चौथा बोन चिलिंग फ्लेम था, पांचवा सी हार्ट फ्लेम और छठवां प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। ये 6 के 6 हेवनली फ्लेम ऊपर की तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि वो इनमें से सबसे ज्यादा सुपीरियर है। और इन हेवनली फ्लेम्स के एक साथ इकट्ठे होते ही हम देखते हैं कि अचानक से इन्होंने एक बेबी का शेप ले लिया था, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जामियन और सुनीर हैरानगी के साथ उसे देख रहे थे। ये छोटा सा बच्चा जो कि हेवनली फ्लेम से बना हुआ है, ये दिखने में उस बड़े प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बचपन का वर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पास कोई पुरानी मेमोरीज नहीं है, बल्कि मानो ये एक न्यू बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ हो वही है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ का हिसाब आप लोग लगा नहीं सकते। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जामियन तो उस बच्चे को हैरानगी के साथ देख रहा था कि आखिर ये सब है क्या। दूसरी तरफ वो बच्चा भी अपनी आंखें खोलने के बाद जामियन और सुनीर को अपने सामने देखता है, जहाँ वो जामियन के साथ खुद के कनेक्शन को फील कर पा रहा था। इसलिए वो फिर से जामियन के गले लगने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो उसे अपना फादर समझ रहा हो। जामियन भी उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये बच्चा बस सिर्फ एक ही अल्फाज कह सकता था, यीवा यीवा यीवा, जिसका क्या मतलब है कोई नहीं जानता। साथ ही साथ जामियन ने महसूस किया कि मैं इस बच्चे के साथ खुद के एक स्ट्रेंज कनेक्शन को फील कर पा रहा हूँ। जामियन यहाँ पर उस बच्चे को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर तो वो बच्चा मुंह फुलाकर बैठ गया कि आखिर ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे मालूम ही नहीं पड़ा। दूसरी तरफ सुनीर यहाँ पर उस बच्चे को देखते हुए कहती है कि इस बच्चे के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम का ऑरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक न्यू बॉर्न फ्लेम स्पिरिट है जो कि तुम्हारे बहुत सारे हेवनली फ्लेम की फ्यूजन से बना हो। ये सब सुनती वो बच्चा खुश होते हुए हमें सर हिलाने लगा। साथ ही वो सुनीर को भी बहुत ही प्यार से देख रहा था, जिस पर सुनीर कहती है कि हैरानगी की बात तो यह है कि मैं इस बच्चे के अंदर अपने गोल्डन एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम को भी सेंस कर पा रही हूँ। उसके भी थोड़ी बहुत ट्रेसेस इस बच्चे के अंदर मौजूद है। ये सुनकर जामियन जवाब देते हुए कहता है कि जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को प्यूरिफाई करने में तुम मेरी मदद कर रही थी, तो तब तुमने उस प्रोसेस के दौरान अपने गोल्डन एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल किया था। शायद उसी वजह से थोड़ा बहुत उस फ्लेम का भी एसेंस यहाँ पर इस बच्चे की बॉडी के अंदर मर्ज हो चुका है। ये सब बोलते हुए जामियन यहाँ पर उस बच्चे के सर पर हाथ लगाता है, जिससे टच करती जामियन की उंगली पर हेवनली फ्लेम लग गई थी, यानी कि ये बच्चा प्योर हेवनली फ्लेम से ही बना है। सुनीर ये सब देखते हुए जामियन को बताती है कि मैंने अपने फादर से सुना था कि बस सिर्फ कुछ ही अमाउंट के हेवनली फ्लेम्स होते हैं जो कि फिजिकल बॉडी को अटेन कर पाए। मुझे लगता है कि ये छोटा बच्चा फ्लेम स्पिरिट तुम्हारी हेवनली फ्लेम से अभी अभी जन्मा है, जिसमें तुम्हारी सारी हेवनली फ्लेम्स मर्ज हो चुकी है। ये सुनकर जामियन परेशान होते हुए कहता है कि अगर ऐसा हो गया, मेरी सारी हेवनली फ्लेम मर्ज होकर इस फॉर्म में आ चुकी है, फिर तो ये अच्छा नहीं हुआ। आखिर मैं अपने एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को कैसे क्रिएट करूंगा। तो सुनकर वो बच्चा बहुत ही प्यार से जामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये वही वा, जैसे कि वो उसे कहना चाह रहा हो कि बस सिर्फ इतनी सी बात। और ये कहती है उस बच्चे ने अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर यहाँ अपने हाथ में एक एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम क्रिएट कर दिया था, जिसे देखकर तो जामियन की आंखें फटी की पटी रह जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम है और इस बच्चे ने सिर्फ एक सेकंड के अंदर इसे क्रिएट कर दिया। ये तो इस टेक्निक में मेरा भी बाप निकला। ये सुनकर सुनीर भी मुस्कुराते हुए जामियन से कहती है, लगता है कि इस बच्चे ने तुम्हारे सारे के सारे सीक्रेट टेक्निक भी मास्टर कर लिए हैं। जिस पर वो बच्चा खुश होते हुए हमें सली लाता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि उस बच्चे ने एक बार फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी और वो इस बार 5-6 सेकंड लगाते हुए यहाँ पर हवा में पूरे 10 एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम क्रिएट कर देता है, जो देखकर तो जामियन और भी सारा शौक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा है या फिर मॉन्स्टर, क्योंकि मुझे एक एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने में इतना सारा समय लग जाता है, जबकि इतने सारे हेवनली फ्लेम लोटस को क्रिएट करने में पता नहीं मुझे कितना सारा समय लगेगा। और इस बच्चे ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये कर दिखाया। 10 एंग्री बुद्धा लोटस कितने सारा खतरनाक होते हैं। अगर मैंने इन 10 एंग्री बुद्धा लोटस को कंबाइन करके एक डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट किया तो उसकी स्ट्रेंथ का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकेगा। जामियन ने बस सिर्फ ये सोचा था, लेकिन चूंकि उस बच्चे का माइंड जामियन के साथ कनेक्टेड है और जामियन जो भी सोचेगा वो बच्चा बिल्कुल वैसे ही करेगा, तो जामियन के यहाँ पर ये सोचते साथ ही उस बच्चे ने वो 10 एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम कंबाइन करके एक बड़े से जायंट डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस में कन्वर्ट कर दिए थे, जिससे वो फ्लेम स्पिरिट हवा की ऊंचाइयों में लेकर जाते हुए ब्लास्ट करवा देती है। इवन कि वो डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस इतनी हवा की ऊंचाइयों में ब्लास्ट किया था, फिर भी उसकी एनर्जी इफेक्ट के कारण जामियन और सुनीर दोनों ही पीछे की तरफ धकेले गए। तो सब करने के बाद वो फ्लेम स्पिरिट उड़ते हुए फिर से जामियन के सामने आ जाता है और वो फ्लेक्स करते हुए खड़ा हो चुका था। जामियन भी उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कि वाओ, तुमने तो
वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये कहते हुए ज़ामियन उसे प्यार करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम पर शक ही नहीं करना चाहिए था। और साथ ही ज़ामियन को ये बात भी समझ आ गई थी कि अगर मैं किसी भी चीज के बारे में सोचता हूँ, मुझे इस बच्चे को कमांड देने की जरूरत नहीं, ये फौरन मेरे ऑर्डर को पूरा कर देता है, जो कि और भी ज्यादा बेहतर है क्योंकि फाइट के दौरान ये बच्चा ज़ामियन को असिस्ट करेगा और ज़ामियन अपनी हेवनली फ्लेम की एब्सोल्यूट पीक पावर का इस्तेमाल कर पाएगा, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के, जिस पर वो बच्चा भी खुश होते हुए ज़ामियन के आसपास घूम रहा था। जुनीर उस बच्चे को देखते हुए कहती है कि ये बच्चा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और फ्यूचर में तो ये इससे भी ज्यादा ग्रो करेगा, क्यों ना हम इस बच्चे को एक प्यारा सा नाम दे दे। जिस पर वो बच्चा खुश होते हुए हाँ में सर हिलाने लगा, जो कि अपने नाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो फौरन से ज़ामियन के सामने आते हुए कहता है कि ये वाह, जो सुनकर ज़ामियन भी कहता है कि ये बच्चा हर वक्त ये करता रहता है, क्यों ना हम इस बच्चे को अब से लिटिल ये कहकर पुकारे। इस पर तो वो बच्चा मुंह लटकाकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और वो भी अपने मन में सोच रहा होगा कि भला ये क्या बात हुई, मैं फाफा कर रहा होता तो क्या ये मेरा नाम फा रख देता। चूंकि अब ज़ामियन ने उसका नाम रख दिया था, इसलिए वो बहुत ही प्यार से लिटिल ये के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि चलो भी लिटिल ये, अब हमें यहाँ से निकलना है। इस पर लिटिल ये एक लंबी सांस लेते हुए मुंह बनाकर फिर से ज़ामियन की बॉडी के अंदर चला गया। दूसरी तरफ जुनीर मुस्कुराते हुए ज़ामियन से कहती है कि तुमने तो अब बच्चों को भी बुली करना शुरू कर दिया है, जिस पर ज़ामियन मुस्कुराने लगा। साथ ही वो जुनीर से कहता है कि यहाँ इस रिफाइनिंग प्रोसेस और कल्टीवेशन में हमें काफी अरसा गुजर गया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि हम वापस जा सके, हमारी फैमिली और हमारे दोस्त हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरी गू क्लैन में तो बोकाल मच चुका होगा, वैसे भी वापस जाने के बाद मुझे अपने फादर को यहाँ रुकने के लिए एक्सप्लेनेशन भी तो देनी होगी। जो सब ज़ामियन भी सुन रहा था और वो अपने एक हाथ के इशारे से हवा में बड़ा सा स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन कर देता है और वो जुनीर से कहने लगा कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनते ही ज़ामियन और जुनीर दोनों स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते वहां से रवाना हो गए और यहीं से जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।